बिहार की राजनीति के केंद्र में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के नेता। जब कर्पूरी ठाकुर राजनीति के शीर्ष पर आए बिहार की राजनीति में, तो कांग्रेस यादव मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, अब नीतीश कुमार पिछले कई वर्ष से हैं। इन तमाम परिस्थितियों में व्यवस्था की यही बात लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार पे ठाकुर पिछड़ों के नेता से ज्यादा करने के बिहार विधानसभा वही कर्पूरी ठाकुर की नीतियों पर कितना आगे बढ़ा। कर्पूरी किसके? नीतीश के, लालू के या भाजपा संघ के? नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। आज बात करते हैं देश के सबसे बड़े ईबीसी नेता कर्पूरी ठाकुर की। उनकी जयंती है और उनकी 101वीं जयंती पर हम उनको नमन करते हैं। आज हमारे साथ हैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरुण कुमार, और इन्होंने काफी कुछ ईबीसी ओबीसी पॉलिटिक्स पर लिखा, लोगों को जागरूक भी करने का काम करते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है अरुण भाई कि बिहार के इकलौते ईबीसी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर रहे। उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया इस राज्य में, बल्कि देश में। आरक्षण का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, तब 3% सवर्णों को भी आरक्षण दिया था, जो आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने दे। लेकिन इन्होंने जो खेती की, कर्पूरी ठाकुर ने जो जमीन तैयार की, जो खेत तैयार किया, उसकी फसल काटने वाले काफी ओबीसी और ईबीसी नेता बिहार में मिलेंगे। लेकिन ईबीसी ओबीसी की पॉलिटिक्स तो बदली, क्या बिहार के ईबीसी ओबीसी समाज का स्तर भी बदला? और इसके लिए ओबीसी ईबीसी जो नेता बने, ओबीसी के जो मुख्यमंत्री बने या आज जो लीडर हैं, वो कितना दोषी हैं? कभी ओबीसी ईबीसी को न लगाने वाली कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी तो कहते हैं कि अगर हम ये जान जाएं कि देश में कितना ओबीसी है तो देश का कल्याण हो जाएगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उनको सारी समस्या जाति जनगणना में ही नजर आती है। तो पिछड़ों और अति पिछड़ों की जो राजनीति अभी चल रही है देश में, बिहार के संदर्भ में अगर देखें तो सबसे पहले उसकी जमीन तैयार की। हालांकि उनसे पहले भी पिछड़ी जाति के कई नेता मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन क्रांतिकारी परिवर्तन तो कर्पूरी ठाकुर ने ही लाया। हाँ, नमस्कार उपेंद्र भाई। और ये आप कर्पूरी ठाकुर के कारण, कर्पूरी ठाकुर ने जो बिहार की राजनीति में एक आदर्श स्थापित किया, और वह आदर्श था सामाजिक न्याय का, वह आदर्श था दलितों पिछड़ों के अधिकार का, वह आदर्श था दलितों पिछड़ों की हिस्सेदारी का। वह आंदोलन एक तरह से देखा जाए तो आज बहुत आगे बढ़ चुका है, और बिहार की राजनीति पिछड़ों और अति पिछड़ों के केंद्र में, मतलब बिहार की राजनीति के केंद्र में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के नेता है, या कम से कम उनका मुद्दा जरूर है। तो ये एकदम कहा जा सकता है कि कर्पूरी ठाकुर ने जो बीज लगाया सामाजिक न्याय का, पिछड़ों और अति पिछड़ों की राजनीति का, वह वृक्ष आज पौधा, आज जो बीज जो है वह आज बड़ा पेड़ बन चुका है। बल्कि पेड़ नहीं कहिए तो उसको कहिए कि बरगद का पेड़ बन चुका है, जिसकी छाया में दूसरे लोग भी, जो कर्पूरी ठाकुर के विरोधी लोग भी थे, वो भी अपनी राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कर्पूरी ठाकुर की राजनीति का बड़ा लाभ बिहार, मतलब पिछड़ों और अति पिछड़ों को मिला। देखिए, आप देखते हैं कि बिहार में कर्पूरी ठाकुर के पहले सतीश प्रसाद सिंह कुछ 2-3 दिनों के लिए बीपी मंडल बन चुके थे मुख्यमंत्री, कर्पूरी ठाकुर बने, दारोगा प्रसाद राय बने। कर्पूरी ठाकुर को 2 बार जब उनकी सरकार गई तो उसके बदले में भोला पासवान शास्त्री को कांग्रेस आगे करके ले आई। मतलब कि जब जब कर्पूरी ठाकुर राजनीति के शीर्ष पर आए बिहार की राजनीति में, तो कांग्रेस को किसी न किसी पिछड़े चेहरे को आगे लाया, मजबूरी में, क्योंकि उनकी काट में, क्योंकि एकदम लगता था कांग्रेस को कि कर्पूरी ठाकुर की काट पिछड़ों, मतलब पिछड़ा बनाम पिछड़ा में ही अब कर्पूरी ठाकुर को परास्त किया जा सकता है। तो आप देखिए कि दारोगा प्रसाद राय आते हैं, रामलखन सिंह यादव आते हैं, ये इन लोगों को, भोला पासवान शास्त्री दलित नेता को आगे लाया जाता है। तो मतलब
कि कर्पूरी ठाकुर के आने से बिहार की राजनीति का जो जहां कभी दोनों ध्रुव पर अगड़ी जाति के लोग रहते थे, वहां दोनों ध्रुव पर पिछड़ी जाति का लोग आ गया, पिछड़ी जाति और दलित आ गए, तो एक बड़ा परिवर्तन हुआ। 90 के दशक तक आते आते तो आप देखेंगे कि आज के समय में तो सोचा भी नहीं जा सकता कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के अलावा भी बिहार का मुख्यमंत्री कोई बन सकता है। आप देखिए कि राज्यपाल बनाने में, विधानसभा अध्यक्ष बनाने में या विभिन्न आयोगों का अध्यक्ष बनाने में भारतीय जनता पार्टी को भी ख्याल रखना पड़ रहा है, और वह खोज खोज कर पिछड़ों और अति पिछड़ों को ये इन पदों पर बैठा रही है। तो राजनीतिक लाभ मिला, एक बात। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि इसका सामाजिक आर्थिक लाभ मिला कि नहीं मिला, तो उसका भी लाभ मिला है, लेकिन जितना मिलना चाहिए था उस हिसाब से नहीं मिल पाया। क्योंकि जो राजनीति तो बदली, लेकिन व्यवस्था में बहुत परिवर्तन नहीं आया, और व्यवस्था में परिवर्तन नहीं आने के कारण आरक्षण की नीतियां ठीक से लागू नहीं हो पाई। सरकार की जो वंचित तबकों के प्रति जो जो नीतियां लागू होने चाहिए थी वो ठीक से लागू नहीं हो पाई। भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ा, जिसके कारण गरीबों और पिछड़ों के लिए जो नीतियां लागू करनी थी वो नहीं हो पाई। लेकिन आरक्षण से एक बड़ा, जो पिछड़ों और अति पिछड़ों में एक बड़ा मध्य वर्ग पैदा हुआ, और यह मध्य वर्ग आज अपने मतलब उसकी अगली पीढ़ी जो है वो बहुत अच्छा कर रही है। वो लोग देश विदेश जगह जगह अच्छा कर रहे हैं। तो एक लाभ मिला है कर्पूरी ठाकुर के राजनीति का। अरुण भाई, 70 में 1970 में 163 दिन और फिर 77 में 1977 में वे मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद 90 से तो लगातार सामाजिक न्याय के झंडा बरदार खुद को बताने वालों की ही सरकार रही। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, अब नीतीश कुमार पिछले कई वर्ष से हैं। इन तमाम परिस्थितियों में व्यवस्था क्यों नहीं बदल सके कि वो ओबीसी, ईबीसी, पिछड़े, अति पिछड़े और दलित समुदाय के अनुकूल व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा सकी? इसके लिए कौन दोषी है? देखिए, व्यवस्था नहीं बदल पाने में दो स्थितियां उसके लिए जिम्मेदार होती हैं। एक जिम्मेदार कर्पूरी ठाकुर के बाद रामसुंदर दास बने दलित समाज से, फिर जगन्नाथ मिश्रा सवर्ण आते हैं, चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे फिर सवर्ण आते हैं, भगवत झा आजाद सवर्ण है, सत्येंद्र नारायण सिन्हा सवर्ण है, और फिर जगन्नाथ मिश्रा। यानी 10 मार्च 1990 से लगातार सामाजिक न्याय की सरकार है। हाँ, समाज बदल रहा था, लेकिन कांग्रेस समझ नहीं रही थी, इसलिए वो लगातार अगड़ी जाति के मुख्यमंत्री ला रही थी, और जिसका बड़ा खामियाजा उसको 1990 तक आते आते उसको मिला, और बिहार के तो वो पूरी तरह से विदा हो गई। और मैं ये कह रहा था, जैसा कि आपका सवाल था कि आखिर क्यों इतने दिनों के बाद भी, जब सामाजिक न्याय के पक्षधर शक्तियों की सरकार है, फिर भी व्यवस्था क्यों नहीं बदल पाई? इसके लिए दो कारणों को मैं पूरी तरह से जिम्मेदार मानता हूं। एक तो राज्यों के पास बहुत अधिकार नहीं रहे। देखिए, संसाधन, आर्थिक स्थिति राज्यों की बहुत कम रही है, और दिल्ली की सत्ता जो है वो व्यवस्था परिवर्तन में ज्यादा कारगर होती है। तो दिल्ली की सत्ता अभी पूरी तरह से उस प्रकार बदल नहीं पाई, इसलिए व्यवस्था नहीं बदल पाई, एक बात। दूसरी, जो बिहार के जो सामाजिक न्याय की जो सरकारें हैं, उन्होंने भी पूरा प्रयास नहीं किया व्यवस्था बदलने की। मतलब कि राजनीति केंद्र में आ गई। सारे लोग, सारे वर्ग जो है, पिछड़े अति पिछड़े, ये चाहते हैं कि उनका कोई प्रतिनिधि सरकार में बैठ जाए, उनका कोई प्रतिनिधि विधायक बन जाए। उनकी मांग यही है। वो नीतियों के परिवर्तन में बहुत ज्यादा उनकी मांग नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए वो बहुत ज्यादा कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं। इस कारण से व्यवस्था नहीं बदली। मतलब सब कोई अपनी जाति का चेहरा तो देखना चाहता है, लेकिन अपने पक्ष में कानून बनते हुए वो उस तरह से नहीं डिमांड नहीं कर रहा है। जैसे आरक्षण, जो बढ़ा हुआ आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन उसके लिए बिहार में कोई आंदोलन कहीं नहीं हुआ। हाँ, तो पिछड़े आज राजनीति कर रहे हैं बिहार में,
सामाजिक न्याय सुनते सुनते तो कान पक जाता है। तो ये लोग क्यों नहीं उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं? हाँ, सड़क पर नहीं उतरेंगे, ये एकदम, न्यायालय नहीं जाएंगे, बात खूब हाँ, बनाएंगे बोल। हाँ, ये बस देखिए, नहीं कहा कि मुहावरा बन गया है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, एक फैशन बन गया है। और अब सारा ध्यान ये है कि भाई हमारा कोई नेता बन जाए, हमारी जाति का मुख्यमंत्री बन जाए, हमारी जाति का उप मुख्यमंत्री बन जाए, हमारी जाति का मंत्री बन जाए। ये सारी मांगे जो है यही तक केंद्रित हो गई। ये ये स्थिति जो है इसके कारण व्यवस्था नहीं बदल पा रही। तो इसके लिए लालू, राबड़ी और नीतीश और कुछ हद तक जीतनराम मांझी यही जिम्मेदार ठहरा जा सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह के जिम्मेदारी तो लेनी आरोप पड़ेगी। हाँ, हैं, एकदम जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। अगर और इतने सालों के बाद 30 साल और 40 साल का 35 समय साल मिला, हाँ, 35 साल। हाँ, 35 साल का समय मिला और 35 सालों में भी अगर हम व्यवस्था का रोना रोते हैं, तो इसका तो श्रेय लेना पड़ेगा कि भाई गलती आपके हुई है, ये तो मानना पड़ेगा। सवर्णों पर अरुण भाई ये आरोप लगता है कि वो पिछड़ों और दलितों को विकास करने में बाधक हैं, उनको विकास करते हुए नहीं देखना पसंद करते, वो विकसित नहीं हो इसके लिए वो कई बाधा खड़ी करते हैं। क्या यही बात लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार पे लागू नहीं होती, जिस तरह से जीतनराम मांझी को किया गया? ये जो इनको जो नव सामंत कहा जाता है, इन समुदायों को, ये लोग भी तो दलितों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। जीतनराम मांझी को नहीं, तो अपमानित करके हटाया गया। हाँ, लेकिन लेकिन जीतन राम मांझी को, जैसे देखिए, दोनों को सिर्फ जाति से देख लेना यह भी गलत है कि जीतन राम मांझी के अपमान को हम दलित अपमान से जोड़ दें, लालू प्रसाद यादव के अपमान को यादवों के अपमान से जोड़ दें और नीतीश कुमार के अपमान को कुर्मी से जोड़ दें। इन लोगों को देखा जाए कि भाई जीतन राम मांझी जितने दिन मुख्यमंत्री रहे उस समय ये क्या कर रहे थे। अगर उन कार्यों को करने के कारण रोक दिया गया तो माना जाए कि जीतन राम मांझी को काम नहीं करने इनके दिया गया। नीतियों को तो आते ही पलट दिए थे नीतीश कुमार, इनके निर्णयों को बदल दिया गया, स्थगित कर दिया गया था, रोक दिया गया था जिस जीतनराम मांझी की नीतियों को। और अब जीतनराम मांझी ये खुलकर कह भी रहे हैं कि अगर हमारी ताकत बढ़ेगी तो हम जो मुख्यमंत्री रहते, जिन नीतियों को हमने लाया था, जिन जो निर्णय लिए थे, उनको फिर अमल में लाएंगे। हाँ, लेकिन ये इसका वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होना चाहिए कि किसी भी नेता को उसके जाति के स्वाभिमान से नहीं जोड़कर उसके कार्यों के आधार पर उसका मूल्यांकन हो और तब पता चले कि किसी को हटाना मतलब उसकी जाति को हटाना, किसी को रोकना मतलब उसकी जाति को रोकना। जैसे जीतन राम मांझी को हटाने से अगर मुसहर जाति का, पूरे मुसहर जाति का नुकसान हो रहा है, जीतन राम मांझी को हटाने के को मुख्यमंत्री हटाने के पूरे दलित बिरादरी का अगर नुकसान हो रहा है, तो माना जाए कि नीतीश कुमार ने दलितों को आगे नहीं बढ़ने दिया। कर्पूरी ठाकुर की धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है बिहार में और पूरे देश में। इसके पीछे 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव कितना बड़ा फैक्टर है? हाँ, अब देखिए, आज के समय में ये हो गया है कि कर्पूरी ठाकुर अब पिछड़ों के नेता से ज्यादा अति पिछड़ों के नेता के रूप में सर्वमान्य हो चुके, मतलब उनको इस तरह से बनाया जा रहा है। कर्पूरी स्थापित किया ठाकुर जा का रहा है। कद, हाँ, कर्पूरी ठाकुर का कद नीचे किया जा रहा है। भले ही देखा जा नीचे रहा है कि किया जा कर्पूरी रहा है। ठाकुर की सबसे ज्यादा पूजा हो रही है, लेकिन हाँ, एक समय वो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, गरीबों के नेता थे। उसके उतरे तो पिछड़ों के नेता पर आए, फिर आज अति पिछड़ों के नेता के रूप में माने जा रहे हैं। एक समय ऐसा न हो कि उनको नाई जाति का नेता बना दिया जाए। तो अगर अति पिछड़ा राजनीति कर्पूरी ठाकुर के उसके प्रभावित तो होती है, कम से कम अगर कोई विरोध कर दे कर्पूरी ठाकुर का तो उसके अति पिछड़ों की राजनीति प्रभावित होगी और बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम प्रभावित होगा। लेकिन चूंकि अभी कोई उनका विरोध नहीं कर रहा है, तो कर्पूरी ठाकुर की राजनीति से, कर्पूरी ठाकुर की पूजा करने से
बिहार विधानसभा का परिणाम प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि उनकी नीतियों पर तो कोई चल नहीं रहा है। कर्पूरी और ठाकुर की नीतियों का नीतियों कोई पर तो विरोध भी कोई नहीं पार्टी कर नहीं रहा चल है। रही। हाँ। नीतियों पर चलने की बात करते हुए नीतियों पर न चलने का संकल्प लिया जा रहा है और उनका विरोध हाँ। भी नहीं किया जा रहा है। ये भी एक राजनीतिक साजिश है। हाँ। हाँ। और क्या प्रभाव पड़ता हुआ देख रहे हैं? आगे कहां और तक उस तरह जाएंगे? की कोई जैसा कि आप कह रहे हैं कि धीरे देखिए, धीरे इनको, मैंने एक तरह से कहिए कि कभी कर्पूरी ठाकुर गैर सवर्ण तमाम बिरादरी के जमात का वो नेता थे। आज अकेले अति पिछड़ा जमात का हो गए हैं और धीरे धीरे अपनी जाति का नेता बना के छोड़ दिए जाएंगे। हाँ, देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि कर्पूरी ठाकुर की नीतियों पर जो लोग, मान लिया जाए कि अगर समाजवादी धड़ा है, वो अपने आप को अगर क्लेम करता है कि मैं कर्पूरी ठाकुर की विरासत का आदमी हूं, तो अगर वही देखा जाए कि वही कर्पूरी ठाकुर की नीतियों पर कितना आगे बढ़ रहा है, अगर ये आप देखेंगे, तो वो भी नहीं कुछ कर रहा है, सिर्फ पूजा करने के अलावा और क्लेम करने के अलावा कि मैं ही कर्पूरी ठाकुर का वारिस हूं, कोई काम तो कर नहीं रहे हैं। मतलब कि कर्पूरी ठाकुर की नीतियों पर अगर राजनीति शुरू होती, तो उसका लाभ या उसकी हानि लोगों, राजनीतिक दलों को उठानी पड़ती। लेकिन अभी तो पूजने का समय है, तो जो सबको लग रहा है कि हम ज्यादा पूजते हुए दिखें, और ये पूजते हुए तो सभी दिख रहे हैं, तो चुनाव परिणाम पर इसका कोई प्रभाव उस तरह से होगा नहीं, ये मेरा मानना है। कर्पूरी किसके? नीतीश के, लालू के, भाजपा संघ के, समाजवादियों के, कांग्रेस के? कर्पूरी ठाकुर किसके हैं? या फिर सबको ही अपना अपना बताकर इनको शून्य की स्थिति में ला देगा? हाँ, हाँ, हाँ। देखिए, कर्पूरी कर्पूरी जी की जो राजनीति है, वो इतना छूट नहीं देती है कि लोग जैसे भाजपा वाले उनको अपने खेमे में डाल लें। देखिए, कई नेता जो है वो छूट देते हैं। देखिए, सरदार हाँ, पटेल छूट देते हैं कि भाजपा वाले उनको अपने खेमे में डाल लें, लेकिन कर्पूरी ठाकुर की अम्बेडकर। जो राजनीति, हाँ, हाँ, वो छूट नहीं है। तो कर्पूरी ठाकुर रहेंगे समाजवादी खेमे के। हमेशा। हाँ, उन पर। हाँ, देखिए, भले। अंबेडकर पे क्लेम लोग कर रहे हैं, है ना? तो संघ वाले क्लेम कर रहे हैं भाई उन्होंने हिंदुत्व का तो भले ही त्याग किया, लेकिन बौद्ध धर्म में रह गए, इसलिए अंबेडकर हमारे हैं, है ना? लेकिन कर्पूरी ठाकुर पर उस तरह के दूसरे लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं, खासकर कांग्रेस और बीजेपी तो एकदम क्लेम नहीं कर सकते। भले आप वो पूछ सकते हैं। उनको भारत हाँ। रत्न घोषित कर दें, भारत रत्न की उपाधि दे दें, लेकिन कर्पूरी संघ हाँ। के और भाजपा के खेमे में नहीं फिट बैठेंगे। हाँ। कर्पूरी ठाकुर को पूजने के ज्यादा उनके विचारों पर राजनीति हो। कर्पूरी ठाकुर ने जो ईमानदारी की एक मिसाल पैदा की, मिसाल पेश की, उस ईमानदारी की मिसाल पर राजनीति हो। लोग नेताओं को कर्पूरी ठाकुर के पैमाने पर कसें, इस पर राजनीति हो, तो कर्पूरी ठाकुर के विचारों का सही ये मूल्यांकन कहाँ होगा। से संभव है अरुण भाई? हाँ। आपकी अपेक्षाएं कतई पूरी नहीं होती हुई दिख रही हैं मुझे। कर्पूरी ठाकुर ने सरकारी मदद नहीं ली, किसी बेटे के लिए पैरवी नहीं की, अपना इलाज तक नहीं कराया, मर जाने की बात कह दी कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं इलाज नहीं लूंगा सरकारी खर्च का। आज तो लोग हर काम में सरकारी लाभ लेने के लिए तैयार हैं। हाँ। आज अब तो देखिए, आज ही उनके निजी सचिव ने लिखा है फेसबुक पर, सुरेंद्र किशोर ने, कि 600 रुपए का टीए बिल उन्होंने जमा करने के लिए कहा, तो विधानसभा का एक कर्मचारी कहता है कि नहीं, एक मुख्यमंत्री के लिए 600 का टीए बिल क्या है, इसको बढ़ाकर 1300 कर देते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर ने बिल को ही फाड़ दिया कि भाई हम बेईमानी नहीं करेंगे। तो ये ये ईमानदारी ईमानदारी की आज मिसाल किसी है। नेता में, इतनी हाँ। ईमानदारी की उम्मीद किसी नेता से आज नहीं की जा सकती है। एक और बात जो रामचंद्रपुर में बता रहे थे कि रामचंद्रपुर में एमएलसी हो गए, कर्पूरी जी ने उनको एमएलसी बना दिया, तो उनको बड़ा सा बंगला मिल गया बंदर बगीचा में। तो कर्पूरी जी से मिलने गए तो उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ आपको घर मिला, तो उन्होंने कह दिया कि बंदर बगीचा में घर मिल गया। इसलिए उनको बड़ा घर मिला कि उनको कर्पूरी ठाकुर ने एमएलसी बनाया था, तो उनको लोग समझते थे कि ये कर्पूरी जी के बहुत खास है, इसलिए बड़ा घर दे दिया।
तो कर्पूरी जी ने उनको कहा कि अरे इतना बड़ा घर लेके आप क्या करेंगे। तो रामचंद्र पूर्वे उस घर को छोड़कर और फ्लैट में रहने चले गए, और बताते हैं कि मंत्री रहने के दौरान भी वो बहुत फ्लैट में ही रहे और उन्होंने बंगला का मोह छोड़ दिया। मतलब कि कर्पूरी ठाकुर के ईमानदारी पर कई पुस्तकें लिखी जा सकती है। और आज के कई नेताओं की बेईमानी पर कई पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। हाँ। ईमानदारी पे एक आध पन्ना भी शायद भर जाए। हाँ। ये फर्क आ गया है कर्पूरी और आज के नेताओं में। तो बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई, फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए विषय पर। आप देखते रहिए फोर्थ व्यूज। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी